अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ भी आपको सेंड किए थे। तो आई होप वो सबको क्लियर हो गए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे आपने। उसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ थे लास्ट टाइम मुझे एक दो बच्चों ने जो है वो सेंड किए वेव इक्वेशन से रिलेटेड, तो वो आपको नहीं करने सॉल्व, ठीक है। कुछ मतलब जो भी इस किस्म के आपको एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं जिसमें वेव इक्वेशन से रिलेटेड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, किसी भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो, ए लेवल्स हो या सिंध बोर्ड हो। तो इसलिए वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वेव इक्वेशंस जो है वो किसी भी सिलेबस में वो बीएससी लेवल पर पढ़ाई जाती हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आपको मिलता है तो वो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बाकी जो भी हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और डिटेल्ड एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सेंड करूँगा। कल करने थे बट कल नहीं कर सका, तो आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है जी। तो वो एक तरह से आपका टेस्ट जो है वो आप खुद से घर बैठ के कर सकते हैं सॉल्व। चलें, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हम करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, तो अब पहले केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। एक दफ़ा केमिकल बॉन्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगा दैन फिर हम जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स जो हैं, जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, 2 या 3 चैप्टर्स हैं, वो जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी वाले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो हम बात स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है, अब इसमें चैप्टर में मेनली जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं, मतलब कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी कि बॉन्डिंग क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन सी हैं, तो उस पर तो खैर हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो तो सबको क्लियर होगी। मेनली हम जो बात करेंगे शेप्स के ऊपर थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन होगी, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, किस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, किस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट कम होगी, ये कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। इस किस्म के एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है। 3-4 आपको मॉलिक्यूल दे दिए, तो आपने उनको ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसकी डायपोल मोमेंट कम है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको जहन में रखनी है, ठीक है जी। तो और इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने सिंपल मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो वी नो कि केमिकल बॉन्ड इट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स, ठीक है ना। बिटवीन एटम्स होती है द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपली अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूँ, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड, फोर्स विच होल्ड्स द force which holds the atoms in a molecule, ठीक है जी। फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, और दी मतलब ये और कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। तो ये तो सिंपल केमिकल बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के लिए जो है जहन में रखना है कि 3 डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग है। वैसे तो 3, तो मतलब अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर जाएँ, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपके पास आ जाती है आयोनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग ऑल्सो नोन एज व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है जी बेटा, व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग को हम एक और नाम से भी पहचानते हैं एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग, इसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग, एंड अनदर टाइप जो आप कह सकते हैं, ऑल्दो वो इसका मतलब जो फोर्थ टाइप है ये बाकी सबसे काफ़ी डिफरेंट है, बट क्योंकि ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम इसको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग।
ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, दिस वाज गिवन बाय डब्ल्यू कॉसल। ठीक है, ये द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग वाज गिवन बाय डब्ल्यू कॉसल, विलियम कॉसल, एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग इज गिवन बाय लुइस। ठीक है, तो ये लुइस कॉन्सेप्ट जो है, लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो आप पढ़ते हैं तो वो ये सेम वही पर्सन है जिसने एसिड बेस थ्योरी दी थी। ठीक है, तो बेसिकली इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग की थ्योरी दी, देन ऑन द सेम थ्योरी, क्योंकि इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही बेसिस पे इसने एसिड्स और बेस को भी डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग जो है, ये काफ़ी आपने सिर्फ इन दो का जो है वो ध्यान में रखें। ठीक है, और बाकी एज सच कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग वाज अगेन गिवन बाय लुइस। ठीक है, ये लुइस का ही कॉन्सेप्ट था। मेटालिक बॉन्डिंग जो है ये टोटली डिफरेंट अलग चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो आप ध्यान में रखें कि को केमिकल बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ मालूम है सबको कि वी आर मतलब टोटली हमारा जो फोकस होता है दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस वी ऑल नो कि जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब बॉन्डिंग की बात होती है तो आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख रहे होते हैं। मतलब एक काफ़ी मशहूर कोड भी है कि अगर आप मतलब सिर्फ आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री जो है वो सारी की सारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है, तो अगर आप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स को, उनकी किस तरह से वो एक दूसरे में मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स को अगर समझ जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीशन लेवल को समझ जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आप यूँ समझेंगे आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री तो सारी की सारी इसी के अंदर है। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वैलेंस, क्योंकि हर जगह पे बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, जब तक कंपाउंड बनना है, कंपाउंड बनने के लिए बॉन्डिंग जो है वो ज़रूरी है। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपका यूँ समझें कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की तो आप सिर्फ जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके सारी बॉन्डिंग्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रॉपर जो है वो अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट इज़ आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेनली जो हमने शेप्स वगैरह डिस्कस करनी है, डायपोल मोमेंट डिस्कस करनी है, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। अच्छा जी, आयनिक बॉन्डिंग ये मेनली अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन, मतलब यहाँ पे आप यूँ समझे कि आयनिक बॉन्डिंग जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट अकर्स यानी ऐसे एटम्स के दरमियान में होगी जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किससे ज़्यादा हो। जी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी दो एटम्स के दरमियान अगर आपने आयनिक बॉन्ड बनाना है तो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7। जी, एक आंसर आया, सबके ख्याल में 1.7 ही होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एनी टू एटम्स इट मस्ट बी 1.7 या कुछ कम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, इट इज़ 1.7। ठीक है, तो बस बास बुक्स में आपको 1.9 भी मिलेगा, मतलब 1.9 तो आप ये समझ लें कि वो तो बिल्कुल डिफाइंड है कि जी 1.9 से तो 1.9 है या उससे ऊपर है तो वो तो है, बट आपकी बुक्स के अंदर क्योंकि 1.7 के हिसाब से है तो आप 1.7 ही जो है वो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 1.7 बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर देन 1.7, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 होता है एंड दिस डिफरेंस मोस्टली अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी जब भी एक मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना बनता है, अदरवाइज मेटल मेटल या नॉन मेटल में इतना डिफरेंस नहीं बन रहा होता। ठीक है, तो इफ़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर देन 1.7, ठीक है, ये तो एक कंडीशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। सेकेंडली वी कैन सी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग कि जी आयनिक बॉन्डिंग होगी या नहीं। तो एक तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन करते देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो कन्फर्म है कि आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट से आपके पास दो एटम्स हैं ए एक्स, ठीक है, या हम इसको कह लेते हैं एक्स वाई,
एक्स वाई। अब अगर एक्स जो है इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, और वाई के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज़ कन्फर्म कि इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ डिसाइडिंग कि वेदर आयनिक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। तो एक तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट लेट्स से अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं मालूम तो देन फिर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ अ मोर ईजियर वे। ठीक है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या है ये आपको मालूम है, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या सॉरी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनाइन बनेगा, एंड देन बोथ दीज आयंस विल अटैच विद ईच अदर और हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पे जस्ट सिंपल जो हमने एक बात समझनी है वो ये कि लेट से कोई भी एलिमेंट है, यानी लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, मेटल। ठीक है, तो सपोज़ मैंने मेटल को रिप्रेजेंट कर लिया, या चले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी सोडियम है, सोडियम विल लूज़ इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दिस वुड फॉर्म Na+, और इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी, जी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। ड्यूरिंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। जी बेटा, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, ठीक है, तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी है, सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो लेट से कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज अराउंड डेल्टा H इज इक्वल्स टू 495 और 494 किलो जूल्स पर मोल। तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई। ठीक है, सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में। ऐसे ही क्लोरीन जो है इट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोराइड आयन। ठीक है, नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास अराउंड -348 किलो जूल्स पर मोल ये एनर्जी रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास कैटाइन की फॉर्मेशन हो गई, एनाइन की फॉर्मेशन हो गई, एंड वंस द कैटाइन एंड एनाइंस आर बीइंग फॉर्म्ड, जैसे ही कैटाइन और एनाइन बन जाते हैं then these ions will attract each other, Na+ will attract Cl- and this would form NaCl। ठीक है, ये बनाएगा NaCl। और क्योंकि अब ये जो एनर्जी चेंज है, दिस एनर्जी चेंज इज नोन एज, जी व्हाट डू वी कॉल दिस एनर्जी चेंज, व्हाट डू वी कॉल दिस एनर्जी चेंज व्हेन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म NaCl। ये एनर्जी चेंज क्या कहलाता है, लैटिस एंथैल्पी। जी बिल्कुल सही है, लैटिस एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। आयनाइजेशन नहीं बेटा, आयनाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। रिलीज या एब्जॉर्ब क्या कहना चाह रहे हो आप शायद, मैं समझा नहीं बात। सर वो क्लियरिफाई कर दें कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, आपने पहले वाले में शायद पहले एब्जॉर्ब था फिर रिलीज था, तो वो चीज़ कंफर्म कर दें। इसमें तो एब्जॉर्ब होगी, मैंने गलती से अगर रिलीज बोल दिया हो तो बोल दिया हो, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, दिस यू ऑल नो कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये जो पहला एनर्जी चेंज है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड एनर्जी चेंज इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, पहला एनर्जी चेंज आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड एनर्जी चेंज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एनर्जी चेंज है इसमें गैशियस आयंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग NaCl सॉलिड, एंड दिस एनर्जी चेंज इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एंड लैटिस एंथैल्पी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ये भी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, ये जहन में रखें। तो लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखिएगा, जिनको अगर नहीं मालूम तो लिख लें अपने पास। व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी? कि व्हेन the energy released when 1 mole of ionic substance formed from its gaseous आयंस। ठीक है, जब 1 मोल आयनिक सब्सटेंस बनता है, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस, जब आप कोई आयनिक सब्सटेंस बना रहे हैं फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस,
तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज़ नोन एज लैटिस एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LE से। ठीक है, तो जब भी गैशियस आयन कंबाइन होंगे तो हमेशा जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो ये 3 एनर्जी चेंजेस जो है ये हमने यहाँ देखे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे 3 एनर्जी चेंजेस शो किए हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली जो सोडियम है दिस मस्ट बी इन गैशियस फेज़, ये गैशियस फेज़ में होना चाहिए। ठीक है, ये गैशियस फेज़ में, देन दिस इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस मस्ट बी इन गैशियस फेज़, दिस मस्ट बी इन गैशियस फेज़। ठीक है, तो ये जितनी भी एनर्जी चेंजेस हैं ये जहन में रखिए कि इन सब के लिए आपके जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, दे मस्ट बी इन गैशियस फेज़। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग इज़ बेसिकली सम ऑफ 3 एनर्जी चेंजेस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ये 3 एनर्जी चेंजेस का कॉम्बिनेशन है। लैटिस एंथैल्पी क्लियर हो गई आपको क्या है, व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic substance forms from its gaseous ion, जब 1 mole ionic substance बने from its gaseous ion, and this will always be negative, always negative। ठीक है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो एनर्जी चेंज है ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, दिस फर्स्ट एनर्जी चेंज इज एंडोथर्मिक, सेकंड एनर्जी चेंज इज नेगेटिव, थर्ड एनर्जी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव। तो हम ये कहते हैं कि इफ़ दी ओवरऑल प्रोसेस, यानी आप भी कह लें अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं और इन तीनों को ऐड करने के बाद अगर आंसर हमारा ओवरऑल जो है वो नेगेटिव में आता है, यानी इवेंचुअली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, अगर आप यूँ कह लें कि स्टेप 2 और स्टेप 3 की एनर्जी कंबाइन होकर स्टेप 1 से ज़्यादा हो जाती है, इफ़ द एनर्जी रिलीज्ड इज़ ग्रेटर दैन दी एनर्जी एब्जॉर्ब, और आप यूँ कह लें कि इफ़ द एनर्जी रिलीज्ड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज़ ग्रेटर दैन दी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन स्टेप 1, देन दिस आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म। ठीक है, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि इफ़ एनर्जी रिलीज्ड इन स्टेप 1 and 2 is greater than absorbed, sorry, step 2 and 3, then absorbed in step 1, then this ionic compound will form। यानी आप ये कह लें कि इसका बनना जो है वो फीजिबल होगा, विल फॉर्म। ठीक है, तो ये सिंपल ध्यान में रखें कि पहला एनर्जी चेंज पॉजिटिव है, दूसरा और तीसरा नेगेटिव है। ऑल्दो इसमें भी आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कहीं पे होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब हमें सबको ऐड करके देखना है, लास्ट में आपने सबको ऐड करना है। अगर फाइनल आपकी जो एनर्जी चेंज आती है दैट इज़ बेसिकली हम उसको फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं, बट यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर लास्ट इवेंचुअली आपको आंसर नेगेटिव मिलता है, इन सब का सम जो है अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड इज़ फेवरेबल। जी, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? एटमाइजेशन तो हम ऑलरेडी उसको मतलब हम बात कर रहे हैं, वो तो जो आप ए लेवल्स वाले कॉन्सेप्ट से सोच रहे हो, वहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्ट से बात शुरू करते थे, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते थे, देन फिर बट हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमने उसको गैसीफाई कर दिया है। ठीक है, तो हम गैशियस साइंस में गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करने के बाद के एनर्जी चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं सर, एक और सवाल था मेरा बेसिकली। जी सर, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है, मतलब किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में, तो ये जो डिफरेंस आपने कहा है, आपने बेसिकली कहा किस बेसिस पे आप कहते हैं एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब को कंफर्म जो है वो कंपेयर करेंगे, या फर्स्ट और बाकी स्टेप्स को कंपेयर करेंगे, किस तरीके से? बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप तीनों को ऐड करते हो, ठीक है, अब तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हो सकती हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हो सकती हैं, आयनाइजेशन 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। ठीक है, जितनी भी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं, जितनी आयनाइजेशंस हैं, जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हैं, लैटिस तो एक ही होगी। सबको ऐड करके अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस फेवरेबल है, आयनिक कंपाउंड बनेगा। और अगर पॉजिटिव में आता है तो मतलब बन तो सकता है बट रूम टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, हाई टेम्परेचर पे बनने के चांसेस होंगे। ठीक है ना, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपने सबको ऐड करके जो है वो देखना है। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी बेटा,
ठीक है जी। तो ये तो सिंपल हमने बात कर ली आयनिक बॉन्डिंग की, बाकी स्ट्रक्चर्स वगैरह आप सबको मालूम है किस तरह से बनते हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट ये ध्यान में रखें कि हमने, अच्छा हम बात करेंगे जब सिंपल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो आयनिक बॉन्डिंग को लेके तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं इसकी ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा मैं आयनिक बॉन्डिंग की डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो बॉन्डिंग को लेके तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये करेक्टरिस्टिक्स भी आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं, बट कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको अभी देखनी है, तो इसलिए इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ तो हम जस्ट डायरेक्ट जो है इसको बस गो थ्रू करते हैं। दैट इज़, सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ज़रा आपके साथ डिस्कस कर लूँ अपार्ट फ्रॉम दिस करेक्टरिस्टिक, हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पर करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैं आता हूँ, बट पहले ज़रा थोड़ा सा लैटिस स्ट्रक्चर की बात कर लें। जी बेटा, व्हाट इज़ लैटिस, लैटिस क्या होता है? जी, कोई भी डिफाइन करना चाहे लैटिस को, व्हाट इज़ लैटिस, लैटिस क्या है? अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, जी लैटिस क्या है बेसिकली, तकरीबन बात सही है। इट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट of particles, regular arrangement of particles. Now the particles could be atoms, it could be molecules or it could be ions. हम क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम आयंस को डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशंस, दैट इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है। ये डेफिनेशन ध्यान में रखें लैटिस की। व्हाट इज़ अ लैटिस? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जब आप पार्टिकल्स को रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनली उनको अरेंज करते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट है दैट अरेंजमेंट इज़ नोन एज लैटिस, ठीक है। ये अरेंजमेंट कहलाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ बिल्कुल आयंस की बात हो रही है तो पॉजिटिव। जी बेटा, क्वेश्चन। सर आयनिक बॉन्डिंग में जो लैटिस अरेंजमेंट हुई उसकी तो मतलब समझ में आ गई किस तरीके से होनी है, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल के केस में लैटिस अरेंजमेंट कब होती है? मतलब डायमंड, डायमंड, डायमंड क्या है? लैटिस स्ट्रक्चर है। जिस शेप को आप नाम दे सको दैट इज लैटिस स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एटम्स है ना। लैटिस मतलब एक्चुअली है क्या? लैटिस मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को हम बात करें ना, मतलब पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी अरेंजमेंट के जिसको आप नाम दे सको, यानी कोई इर्रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है कि हर दफ़ा पार्टिकल अपनी मर्जी से अरेंज हो गए। जैसे डायमंड है, डायमंड के शेप में अरेंजमेंट क्या है? टेट्राहीड्रल। आपने एक बाकायदा शेप को नाम दिया हुआ है कि जी हर एटम जो है वो 4 एटम से अरेंज हो रहा है, तो हमेशा आपको डायमंड इसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलेगा। ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट के अंदर आपके पास हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हैज़र्ड है, हर दफ़ा अलग अलग फॉर्म में एटम्स अरेंज हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस के कार्बन के जो एटम है वो हमेशा एक ही अरेंजमेंट में अटैच हो रहे होते हैं, उसी अरेंजमेंट में हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है जी। नहीं सर, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर देखें तो उसमें जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, हाँ, उनकी भी मतलब मीथेन की अरेंजमेंट एक ही होगी। वो तो बेटा मॉलिक्यूलर, वो नहीं, देखो वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो हम मॉलिक्यूल की शेप की बात कर रहे होते हैं। अगर मीथेन सॉलिड फॉर्म में हो जाए, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो जाए और उसके पार्टिकल जो हैं वो उसी तरीके से अरेंज हो जाए, तो देन हम उसको लैटिस कहेंगे। लैटिस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है इन सॉलिड स्ट्रक्चर। तो हम उसको लैटिस कहेंगे। बिल्कुल लैटिस कहेंगे। कोई भी चीज़, यानी लैटिस कोई केमिस्ट्री की टर्म नहीं है। कोई भी चीज़ जो रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज है, ठीक है, आपने किसी भी डॉट्स को जो है वो आपने कंबाइन कर दिया रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर 3 डायमेंशंस में, एक क्यूब जो है वो लैटिस कहला सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी शेप जिसको आप प्रॉपर नाम दे सको दैट इज़ लैटिस, ठीक है जी।
सही, मतलब वो जो ज्योमेट्री हम डिस्कस करते हैं, जो हम आगे जाके ऑर्गेनिक में करेंगे, वो तमाम जो शेप्स हैं वो तमाम लैटिस की कैटेगरी में नहीं, आती वो मॉलिक्यूलर शेप है। फिर वही बात मैं फिर दोबारा वही बात कर रहे हो, वो मॉलिक्यूलर शेप है। मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 4 या 5 एटम्स होते हैं, 6 एटम्स होते हैं, ठीक है। लैटिस तो एक लार्ज अरेंजमेंट है 3 डायमेंशंस के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हो, हाँ थोड़ा सा मैं इसके अंदर लैग करें, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 2, 4 या 6 या 10 पार्टिकल अरेंज ना हो, आप कह लें कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली वो फिर सॉलिड शेप के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है उसको हम लैटिस बोलते हैं। अब जैसे ये वाटर है, आप कहोगे जी ये CH4, आप कहोगे इसमें ये टेट्राहीड्रल शेप है, मैंने बनाया नहीं है इस तरह से, बट आप कहोगे नहीं ये लैटिस है। ये लैटिस नहीं है, ये तो बेसिकली मॉलिक्यूलर शेप है। हाँ, अगर CH4 जो है वो सॉलिड शेप में अरेंज होना शुरू हो जाए, जैसे आइस है, आइस का स्ट्रक्चर जो है वो लैटिस कहला सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो लैटिस है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब सॉलिड शेप में आते हैं तो एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ द लैटिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर का लैटिस बन गया, ठीक है। तो जब सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स अपने आप को रेगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लैटिस। अब जैसे ग्लास है, ग्लास में जब सॉलिड फॉर्म में आता है तो ग्लास में पार्टिकल्स रेगुलर फॉर्म में नहीं होते, तो ऑल्दो इट इज़ अ सॉलिड, बट आप उसको लैटिस स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, क्योंकि वो हर दफ़ा नई शेप लेते हैं पार्टिकल। जब भी आप उसको अरेंज करेंगे तो हम मतलब प्रिडिक्टेबल शेप नहीं है, हर दफ़ा आइटम्स जो है वो हैपहैज़र्डली कहीं भी अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इट कुड बी एटम्स, इसीलिए मैंने इसको क्लियरली लिख दिया कि ये कोई आयनिक बॉन्डिंग से रिलेटेड टर्म नहीं है। इट कुड बी एटम्स, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स, इट कुड बी आयंस इन 3 डायमेंशंस, दैट इज़ कॉल्ड लैटिस, ठीक है। अब आयनिक स्ट्रक्चर जब बनते हैं, यानी यहाँ पे एक, वैसे तो शायद काफ़ी बच्चों के जहन में क्लियर होगी, बट एक रॉन्ग परसेप्शन जो अक्सर बन जाती है स्टूडेंट्स के जहन में, यानी आपके जहन में ये बात आ गई कि जी एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन कंबाइन हुए और NaCl बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये जहन में रखिएगा, दैट नेवर हैपन्स, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि 1 सोडियम एटम और 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 NaCl, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता। क्या होता है कि जब भी सोडियम आयंस कंबाइन होंगे विद क्लोराइड आयंस, दे कंबाइन इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, इन लार्ज नंबर्स। सेम इसी तरीके से क्लोराइड आयंस विल ऑल्सो बी इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो व्हेन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस कंबाइन, दे कंबाइन इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि 1, 2 या 10 या 20 आयन कंबाइन नहीं हो रहे होते कभी भी। आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो आप यूँ कह लें कि जो आयंस के नंबर्स होते हैं, इट वुड बी मिलियन ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस, ठीक है। ट्रिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में आयन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका Na, तो लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस कंबाइन विद लार्ज नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस टू फॉर्म NaCl, एंड दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड हैज़ नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ठीक है। आयनिक कंपाउंड हैज़ नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप नंबर ऑफ एटम्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जी इस मॉलिक्यूल में, जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, हमें मालूम है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में एटम्स कंबाइन होकर बन जाते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स के कोई मॉलिक्यूल नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे ये 2, 4 या 10 एटम्स कंबाइन नहीं हो रहे या आयंस कंबाइन नहीं हो रहे, लार्ज नंबर में हो रहे। तो हमें मालूम ही नहीं है कि एक लैटिस स्ट्रक्चर में कितने आयंस कंबाइन हुए हैं। तो जब हमें नंबर ऑफ आयंस ही नहीं मालूम तो हम फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दे सकते, ठीक है जी। तो आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला होता है ये क्या कहलाता है? व्हाट डू वी कॉल दिस फार्मूला? जी बेटा, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला तो ऑब्वियसली फार्मूला तो कहलाता है, बट टाइप ऑफ फार्मूला क्या है? सिंपल फार्मूला जी, और इसके अलावा आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को हम क्या नाम देते हैं? फार्मूला यूनिट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला है ये आप ध्यान में रखें कि द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फार्मूला यूनिट. It only tells us about the ratio
इन विच द पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस आर अरेंज्ड। ठीक है, ये NaCl ये नहीं बता रहा कि NaCl में एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट आपको क्या बताता है? फॉर्मूला यूनिट इट टेल्स द सिंपलेस्ट रेशो in which the ions are arranged। तो फॉर एग्जांपल NaCl का फॉर्मूला यूनिट है, NaCl का यानी ये इसका NaCl का फॉर्मूला यूनिट है, तो सिंपलेस्ट रेशो क्या है? 1:1। ठीक है, Mg यानी 1 सोडियम आइन टू 1 क्लोराइड आइन, इस तरह से, यानी हर एक सोडियम आइन के साथ एक क्लोराइड आइन। तो जब हम 3 डायमेंशंस में देखते हैं तो वो आगे में स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सॉलिड के स्ट्रक्चर्स, बट यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में हर सोडियम आइन की सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आइंस होते हैं और हर क्लोराइड आइन की सराउंडिंग में 6 सोडियम आइंस होते हैं। तो 6 को सिंप्लीफाई किया तो रेशो बन गया 1:1 का। बट ये चीज़ हम ज़्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स में पढ़ेंगे, तो फिलहाल मैं इसको इतना डिस्कस नहीं कर रहा। जस्ट आप ये ध्यान में रखें कि NaCl में Na और Cl का रेशो है 1:1। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कि आपको पता लग गया कि जी ये इसमें इतने एटम्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ आइंस अननोन होते हैं। जी बेटा। सर जब कोई सर्टेन अमाउंट, जैसे कह लें कि हम H2O बना रहे हैं कोई सर्टेन क्वांटिटी में, तो H2O में भी तो मतलब लाखों हजारों पार्टिकल्स होंगे ना, H2O के मॉलिक्यूल्स मिलके वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर बनाएंगे। तो जब हम NaCl बना रहे हैं तो उसमें भी यही होगा ना, मतलब NaCl तो एक बेसिक है, डिफरेंट पार्टिकल्स मिलके NaCl बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए, थोड़ा सा बात को ये समझे कि अब जैसे वाटर है, तो ये तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमने इतने मॉलिक्यूल्स बनाने, 10 मॉलिक्यूल्स बनाने। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे इतने हाइड्रोजन चाहिए और इतने ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमें ये चीज़ मालूम है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस को ज़रा आप साइड पे रखो, बट फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें ये नहीं पता कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है। यानी अब जैसे सपोज बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6, ये फॉर्मूला है बेंजीन का। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करके क्या बना? CH। ठीक है, अब एक टाइम पे आपको बेंजीन का फॉर्मूला नहीं मालूम था, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम था, दिस वाज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये सिर्फ ये पता है कि जी बेंजीन में आप मतलब थोड़ा सा इस बात को ज़रा समझना, हमें एक टाइम पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मालूम था, सिर्फ ये मालूम था एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पता था कि बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 1:1, बट एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है दैट वाज अननोन। आफ्टर सम टाइम ये पता लगा कि जी अब कोई कह सकता था कि जी 10 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं। यानी अगर किसी को कार्बन पता लग गए तो हाइड्रोजन तो बता देगा, क्योंकि ये मालूम है कि जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि रेशियो 1:1 का है। बट एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड बी रिक्वायर्ड, दैट वाज अननोन। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पता लग गया कि जी बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो तो अभी वही रहा। आयनिक कंपाउंड के साथ मसला ये है कि इसका पता ही नहीं है कि इसके एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि इसका एक यानी बेसिकली ये सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है। आप एक तरह से जस्ट, हम ये टर्म यूज़ नहीं करनी चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये जाइंट स्ट्रक्चर है या जाइंट मॉलिक्यूल। यानी जाइंट मॉलिक्यूल्स आप किसे कहते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अननोन हो। अब इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? इसको हम पढ़ रहे हैं जाइंट स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस के ये कहना कि जी 1 सोडियम क्लोराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैं कह रहा हूँ कि ये टर्म गलत है, ये टर्म यूज़ नहीं करनी चाहिए। आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं होते। मॉलिक्यूल मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि एक स्ट्रक्चर NaCl के बनाने के लिए इतने सोडियम और इतने क्लोराइड चाहिए। बात समझ में आ रही? यानी ये स्ट्रक्चर कहीं पे एंड नहीं हो रहा होता। NaCl फैलता चला जाएगा। जैसे वाटर तो एक जगह पे आके एंड हो गया ना, कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अब ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बन सकती है। NaCl में इस किस्म का कोई आपको ऐसी कोई वीक अट्रैक्शंस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर की कोई एंडिंग ही नहीं है। मैं कहूँगा जी ये एक NaCl, अब इसके साथ दूसरा NaCl, ये फोर्स बना रहा है, ऐसा नहीं होता। NaCl कंटिन्यूटी में एक ही टाइप की फोर्स आपको पूरे स्ट्रक्चर में मिलती है। समझ में आ रही है बेटे बात? जी सर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि
मतलब मॉलिक्यूल, जब हम मॉलिक्यूल की टर्म यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। चलें अब आपको आपके सिलेबस से बात कर लेता हूँ। जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे वाटर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, मीथेन में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, और आप काफ़ी टाइम से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो तो ये चीज़ तो मालूम होगी कि आयनिक कंपाउंड्स में किसी किस्म की कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है या नहीं होती? नहीं होती। आपने कभी पढ़ा है कि आयनिक बॉन्डिंग में वेंडर वॉल फोर्स है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या टेम्परेरी डायपोल्स हैं, या परमानेंट डायपोल्स हैं? पढ़ी है आपने ऐसी कोई फोर्स? आयनिक नहीं पढ़ी ना। इसका मतलब ये कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है। जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगी ना। जहाँ मॉलिक्यूल ही नहीं है वहाँ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ से आएगी? क्लियर हो गई बात? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो बस सिंपल मैं ये बात करना चाह रहा था कि आयनिक कंपाउंड हैज़ नो मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इनके कोई मॉलिक्यूल नहीं होते। ये एक ही स्ट्रक्चर है जो फैलता चला जा रहा है। इसकी एंडिंग कहाँ पे होनी है वो नहीं मालूम, बट ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर फैलता चला जा रहा है, और उसमें एक ही टाइप की अट्रैक्शंस हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आइंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो चलती चली जा रही है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी ना, अब वापस आ जाते हैं हम इसमें। बेटा कोई चीज़ कंफ्यूज, ये क्लियर हो गई ये बात लैटिस स्ट्रक्चर की? सबको क्लियर है बात ये लैटिस स्ट्रक्चर वाली? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आयनिक कंपाउंड है आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, अब उसी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने कहा कि जी आयनिक कंपाउंड में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है, तो जब कोई वीक फोर्स नहीं होती तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी। तो इसका मतलब वो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लें जिनके ध्यान में नहीं है कि आयनिक स्ट्रक्चर्स में फोर्सेस कौन सी होती हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। अच्छा जी, उसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये भी सबको क्लियर होगी बात, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, क्यों होते हैं सबको मालूम होगा। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। थर्ड पॉइंट इज दैट दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। हार्ड तो समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, दैट्स वाई दे आर हार्ड। ब्रिटल क्यों होते हैं? वाई दे आर ब्रिटल? जी, वाई आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हम सबको ये मालूम है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रिटल? जी, ब्रिटल सब्सटेंस क्या होते हैं? पहले तो ये बताएं कि ब्रिटल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो साउंड करें। नॉन मैलिएबल। जी बिल्कुल, नॉन मैलिएबल, नॉट मैलिएबल और नॉन मैलिएबल। बेसिकली ब्रिटल सब्सटेंस क्या होते हैं? विच शैटर्स। जब आप फोर्स अप्लाई करें, बेसिकली आप इसको यूँ ध्यान में रखें, ब्रिटल सब्सटेंस कि आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और वो ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसे मेटल है, मेटल जो है वो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, फोर्स अप्लाई करने पर शेप चेंज कर जाते हैं, टूटते नहीं है। शीशा जो है ये ब्रिटल है, आप फोर्स अप्लाई करेंगे टूट जाएगा, शैटर्स, इट शैटर्स। ठीक है, तो ब्रिटल सब्सटेंस क्या होता है कि विच शैटर्स, विच ब्रेक्स व्हेन अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, विच ब्रेक्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई करी तो टूट जाएगा, ठीक है, पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट शैटर्स। तो ऐसा जो सब्सटेंस है ये कहलाता है ब्रिटल। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आयनिक सब्सटेंस हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। मतलब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको ये फोर्स को वो मतलब आप ये कहेंगे इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये शेप चेंज नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आयनिक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। शेप चेंज करने के, जैसे मेटल है, मेटल शेप चेंज कर जाता है, ये क्या कर जाते हैं, ये टूट जाते हैं। जी, वाई दे आर ब्रिटल? ब्रिटल क्यों होते हैं? क्योंकि फोर्स मैंने अप्लाई टू वाइब्रेशन इंक्रीजेस तो वो अपने फिक्स प्लेसेस लीव कर देते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि आयनिक सॉलिड में अरेंजमेंट बड़ी फिक्स्ड होती है, यानी आप यूँ कह लें कि इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि लेट से ये सोडियम आइन Na+, देन अगेन सोडियम आइन Na+, देन अगेन सोडियम आइन Na+, फिर अगेन सोडियम आइन Na+। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्लोराइड आइंस हैं, क्लोराइड आइंस
क्लोराइडाइंस, क्लोराइडाइंस, ठीक है। अब ये एक बड़ी रेगुलर अरेंजमेंट है आइंस की कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं और लाइक चार्जेस जो हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अब मैं यहाँ पे डायग्राम से शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे दे सकता हूँ कि जो यानी यहाँ पे दो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे होते हैं। एक डिस्टेंस होता है बिटवीन अनलाइक चार्जेस और एक डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइक चार्जेस। लेट से मैं अनलाइक चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करता हूँ और लाइक चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो फॉर एन आयनिक कंपाउंड टू हैव स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा हार्डनेस के लिए आप यूँ कह लें कि, और नॉर्मली ये देखा गया है कि आयनिक कंपाउंड्स में ये जो डिस्टेंस x है ये हमेशा y से ज़्यादा होता है। अगर ये डिस्टेंस x, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, सॉरी लेस देन y, तो x जो मतलब जो अनलाइक चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमेशा लाइक चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो किस्म की अट्रैक्शन होगी, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेज। तो मैं कह रहा हूँ अट्रैक्टिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज इन आयनिक स्ट्रक्चर। आयनिक स्ट्रक्चर में अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये जो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ अट्रैक्टिव, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ रिपल्सिव। तो आयनिक स्ट्रक्चर्स में अट्रैक्टिव फोर्सेज रिपल्सिव के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ज़्यादा क्लोज होते हैं, लाइक चार्जेस थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है जी। तो अब होता क्या है कि जब आपके पास ये आयंस इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है, अब अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, अब ये एक बड़े सेट पैटर्न में अरेंज है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेट से आपने सपोज यहाँ पे हैमरिंग करी, ठीक है, यहाँ पे आपने हैमरिंग करी तो ये लेयर आगे चली गई। अब जब ये लेयर आगे जाएगी तो क्या होगा, ये Cl के नीचे आ जाएगा, दोनों अनलाइक चार्जेस क्लोज दोनों जो लाइक चार्जेस हैं वो क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से एकदम से रिपल्शन होगी और ये स्ट्रक्चर आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है आयंस की वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से लाइक चार्जेस आमने सामने आ जाते हैं, और जैसे ही लाइक चार्जेस आमने सामने आते हैं तो एकदम से रिपल्शन होती है, रिपल्सिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। अभी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्सेज। लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करें और लेट से ये Cl क्लोज आ जाएंगे तो फिर y इज़ लेस देन x हो जाएगा, तो फिर रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेज, और देन फिर हम कहेंगे कि ये जो आयनिक स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा जी? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन के ब्रिटल क्यों होते हैं, वाई दे आर ब्रिटल? सबको क्लियर है ये पॉइंट? जी, तकरीबन आंसर सबने कर दिया था ये, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि आयनिक सब्सटेंस जो हैं ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी जो आप कह लें कि हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, इसको हम कल जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सिंपल है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, दिस पॉइंट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह टुमारो। डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म एंड देयर रिएक्शंस आर फास्ट, द रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फास्ट, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से कुछ मैं इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ये दो पॉइंट हैं जिनको मैं कल डिस्कस करूँगा, सॉल्युबल इन वाटर एंड दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ठीक है। बाकी तो आई होप सबको क्लियर होंगे जी। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सबको? इसमें कोई क्वेश्चन? जी बेटा, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है जी।
तो आज इसको यहाँ तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह ताला इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और आइसोमेरिज्म, व्हाई दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, व्हाट इज़ मेंट बाय नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये जो आइसोमेरिज्म में हम डिस्कस करेंगे नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो ये कल डिस्कस करते हैं और फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इंशाल्लाह ताला कल ही स्टार्ट कर देंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।